हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो एलिमेंट्स हैं उनको किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। इसी के बेस पर मैंने आपको बताया था कि न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव हमने पढ़ा था, डॉबेनायर का ट्रेड लॉ हमने पढ़ा था। अब उसी कुछ लॉ के कंडीशंस को हम आगे बढ़ाते हुए आज दो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ और उसके बाद हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ देखेंगे मोसले का। ठीक है, अगर हम मेंडलीफ के पीरियोडिक लॉ की बात करते हैं, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था। बहुत सारी चीज़ें तो उसी से रिलेट करते हुए आएंगी, जैसे कि मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल में किस तरीके की मेंटलिटी को आगे बढ़ाया था, कि क्यों मेंडलीफ को ही वहाँ पर फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि मेंडलीफ की ही पीरियोडिक टेबल की अभी तक बात होती है। मेंडलीफ का ज़्यादा नाम हमने सुना है, मोसले का नाम इतना ज़्यादा नहीं सुना, जबकि उनकी ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ऐसा क्यों है, ये सारे रीजन हम आज देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब लॉ ऑफ ऑक्टेव के फेल होने के रीजंस क्या थे? वो रीजंस ये थे कि उनमें स्टेबिलिटी नहीं थी। स्टेबिलिटी मींस ये कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर लॉ की बात कर रहे हैं तो वो फ्यूचर को भी होल्ड करना चाहिए। मतलब आज अगर कोई लॉ वहां पर है, जैसे कि अगर कोई भी मान लो पीरियोडिक टेबल है, कोई सा भी अरेंजमेंट आपने दिया हुआ है, अगर यहाँ पर एक ही जगह ये है तो फ्यूचर में एक ही जगह वापस से चेंज करके आप कोई चीज दूसरी नहीं दे सकते। ठीक है, अगर आपने मान लो अरेंज किया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस तरीके से आपने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। आगे चल के फ्यूचर में कोई ऐसा एलिमेंट आता है जो ई और एफ के बीच में आना चाहिए, तो आप एफ को हटाओगे, एफ को यहाँ पर लेके आओगे, तो फिर जी यहाँ जाएगा, फिर एच यहाँ जाएगा। इस तरीके से पूरी पीरियोडिक टेबल में क्या होंगे, चेंजेस होंगे। ठीक है, इसलिए ये पीरियोडिक टेबल जो होती है, जो पीरियोडिक लॉ था उनका, वो स्टेबल नहीं था। फ्यूचर एलिमेंट्स जो आने वाले थे, फ्यूचर में जो एलिमेंट्स आएंगे उनके लिए भी वहां पर कोई जगह नहीं थी। इसीलिए न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव को वहां पर फेलियर मिला। न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव के बाद मैंने आपको बताया था ग्राफिकल एक लॉ आया था। अब हम बात करते हैं, अभी आज के जो लॉ हम पढ़ने वाले हैं वो है मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। अब मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ क्या था? मेंडलीफ ने बेसिकली क्या बताया था अपने पीरियोडिक लॉ में कि हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। मतलब कुछ इस तरीके से, ये हो गए वर्टिकल और ये हो गए हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल हम यहाँ पर कॉलम्स बनाते जाएंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर वर्टिकल भी हम क्या बनाते जाएंगे, कॉलम्स बनाते जाएंगे कुछ इस तरीके का। क्या था यहाँ पर अरेंजमेंट था मेंडलीफ का, जो कि आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो, तो इतना ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, अब कुछ इस तरीके का उनका अरेंजमेंट था मेंडलीफ का। मेंडलीफ ने बोला कि हम जो भी यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो भी हमारे यहाँ पर तत्व हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, उनको हम उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर, उनकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज के बेस पर हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। जैसे ही हम उन्हें अरेंज करेंगे तो उससे होगा क्या कि जो भी एटॉमिक मासेस है, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसी का A का एटॉमिक मास अगर 1 है, B का एटॉमिक मास 2 है, C का एटॉमिक मास 3 है, D का एटॉमिक मास 4 है, इसी तरीके से E F G H आगे आते जाएंगे और एटॉमिक मास उनके बढ़ते, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप क्या करो, एलिमेंट्स को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉलम्स में डिवाइड करो। ठीक है, जैसे जैसे उनके मास बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आप उनको अरेंज कर दो, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज कर दो। अब यहाँ पर मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में खास बात क्या थी, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं एटॉमिक मास को बढ़ते हुए क्रम के, यही तो न्यूलैंड ने भी किया था। एटॉमिक मास को जैसे जैसे वो बढ़ाता जा रहा था, फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम थी, गुण वहां पर दोनों के क्या थे, सेम थे दोनों तत्वों में। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि ये मैं अरेंज तो यहाँ पर कर ही रहा हूँ। सेकंड, यहाँ पर बीच में कहीं कहीं पर उन्हें ब्लॉक्स भी छोड़ रखे थे, बीच में कुछ ब्लॉक उन्हें छोड़े हुए थे कि अगर देखो मेंडलीफ का जो वहां पर परसेप्शन था वो बहुत ज्यादा करेक्ट था। जैसे कि उन्होंने क्या सोचा था कि यहाँ पर ए एलिमेंट और बी एलिमेंट के बीच में अभी कोई ना कोई एक एटॉमिक मास मिसिंग है, मतलब यहाँ पर फ्यूचर में कोई एक एलिमेंट ऐसा आ सकता है जो वहां पर रखा जाएगा। इसलिए उन्होंने फ्यूचर में आने वाले एलिमेंट्स के लिए
जगह को छोड़ रखा था। उन्हें पता था कि यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक एलिमेंट और डिस्कवर होगा जो E और F के बीच में आने वाला है, ठीक है। तो E और F के बीच में उन्होंने खाली प्लेस यहाँ पर दे रखी थी और उस एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज बता रखी थी। हालांकि वो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने अभी कुछ भी उसको नाम दे दिया था, आगे चलकर उसका नाम चेंज हो जाता जो भी वो वहां पर एलिमेंट डिस्कवर होता। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेस पर और एटॉमिक मास, बेसिकली अगर हम देखें तो और कोई प्रॉपर्टीज नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहे हैं, एटॉमिक मास देख रहे हैं। एटॉमिक मास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर अरेंज होते जाएंगे। आज समझ में तो मेंडलेव की पीरियोडिक टेबल जो थी उसको सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन मिली, ठीक है। मेंडलेव की पीरियोडिक टेबल को सबसे ज्यादा सराहा गया। क्यों सराहा गया इतना ज्यादा? तो उसका रीजन ये था कि ये बहुत यूनिक कंसेप्ट था कि किसी भी हम एलिमेंट्स को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉलम्स में रखें, क्योंकि इससे एक पर्टिकुलर टेबल बन जाती है, जो कि टेबल अगर फॉर्म हम देखते हैं कि टेबल का फॉर्म सबसे ज़्यादा क्या होता है वहाँ पर, सिंपल होता है, इजी टू रीड होता है। इससे पहले जो ग्राफ वाला रूल था, तो ग्राफ वाले रूल में आपने देखा ही था कि वहाँ पर ग्राफ तो दिख रहा था हमें, लेकिन ईजी टू रीड नहीं था। आया समझ में? हाँ, कोई भी उसको स्टडी नहीं कर सकता अच्छे से, उससे क्लियर नहीं होता। इसलिए यहाँ पर जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉलम्स वाला लॉ आया तो इससे सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन मिली, क्योंकि ये क्या है, बहुत ईजी टू रीड है, ठीक है। कोई भी इसे आसानी से पढ़ सकता है और इसे बहुत आसानी से समझ सकता है। सेकंड इसका एडवांटेज ये था कि यहाँ पर फ्यूचर एलिमेंट्स के लिए जगह थी, ठीक है। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि पिछले 3 लॉ रिजेक्ट हो चुके थे, डॉबेनार-कटरेड लॉ, ग्राफ लॉ, उसके बाद हम बात करते हैं न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो ये तीनों जितने भी लॉ थे, ये तीनों लॉ सेम रीजन की वजह से वहाँ पर क्या होते आ रहे थे, रिजेक्ट होते आ रहे थे। क्या सेम रीजन था? रीजन ये था कि अगर फ्यूचर में कोई एलिमेंट डिस्कवर होता है तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, ठीक है। अगर वो आता है कोई नया एलिमेंट तो आप कहीं बीच में अगर उसको रखोगे तो उससे पूरी पीरियोडिक टेबल चेंज होगी। और जिस तरीके से उस टाइम पर एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे, ठीक है, एक दिन मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे, ठीक है। कुछ 5 दिनों में ही 10 से 12 एलिमेंट ऐसे डिस्कवरी वहाँ पर एलिमेंट्स की बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी। तो इसलिए आगे भी ऐसे ही लगा कि हो सकता है कि आगे भी इसी तरीके से जल्दी जल्दी एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, तो हर दूसरे दिन, हर चौथे दिन हमें क्या करनी पड़ेगी, पीरियोडिक टेबल को चेंज करनी पड़ेगी। इसलिए उसकी स्टेबिलिटी वहाँ पर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर मेंडलीव का ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि फ्यूचर में जो एलिमेंट्स कुछ डिस्कवर होने वाले थे तो उन्हें पहले से ही पता था, उन्हें पहले से ही उन्हें अनुमान लगा लिया था कि यहाँ पर कोई एक ऐसा एलिमेंट आना चाहिए जो अभी तक डिस्कवर तो नहीं हुआ है लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि वो डिस्कवर हो। तो उसी के बेस पर उनने वहाँ पर जगह भी छोड़ रखी थी। इंक्रीजिंग मास पर जमा रखा था सारे एलिमेंट्स को, तो इसलिए ये भी एक एडवांटेज था कि हमें यहाँ पर जो हम रीड करेंगे एलिमेंट्स को तो वहाँ पर किसके बेस पर रीड करेंगे, इंक्रीजिंग मास के बेस पर रीड करने वाले, ठीक है। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पर। डिसएडवांटेज इसके ये हैं कि इनने कुछ प्लेसेस, जैसे नॉट ए स्टेबल प्लेस फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को कोई एक पर्टिकुलर प्लेस इन्होंने नहीं दी थी। इसका रीजन मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की कोई एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं थी। हाइड्रोजन को उन्होंने सबसे ऊपर रखा था यहाँ पर, ठीक है, हाइड्रोजन को रखा था। और उसके बाद उन्होंने बोला था कि जबकि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी बोल सकते हैं किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर सकता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि किसी भी एलिमेंट के साथ क्या कर सकते थे, रिएक्शन कर सकते थे और कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते थे। तो इनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर इन्हें सबसे ऊपर रखा गया था कि अगर ये इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो इन्हें यहाँ रख दिया जाएगा, अगर इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो इन्हें यहाँ रख दिया जाएगा, सी के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो भी कंपाउंड बनेंगे उनके कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनते जाएंगे, ठीक है। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। तो इस तरीके से हाइड्रोजन की कोई एक स्टेबल प्लेस नहीं थी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो कोई एक निर्धारित, मतलब किसी एक जगह पर वो रहेगा ऐसा डेफिनेट नहीं था। तो ये एक इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। आइसोटॉप्स के लिए कोई भी यहाँ पर जगह नहीं थी। जैसे कि आइसोटॉप्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा और उस टाइम पर भी मैंने आपको बताया था कि आइसोटॉप से रिलेटेड हम आगे देखने वाले हैं। तो आइसोटॉप्स के लिए भी यहाँ पर कोई पर्टिकुलर जगह नहीं दी थी, हाइड्रोजन के लिए जगह नहीं दी थी। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था। इसीलिए इनकी पीरियोडिक टेबल को
माना तो बहुत ज़्यादा गया, मतलब सराहा गया बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी इनकी पीरियोडिक टेबल को पूरे तरीके से वहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं मिल पाया। इन्हीं की पीरियोडिक टेबल से इंस्पायर होने के बाद मॉसले ने अपनी एक पीरियोडिक टेबल दी, लेकिन मॉसले का वहाँ पर जो कंसेप्ट था वो बिल्कुल अलग था। कैसे, ये मैं बताता हूँ। मॉसले ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसे हम बोलते हैं, वो किसके बेस पर दी थी? वो एक यूनिक नंबर के बेस पर दी थी, जिसे उन्होंने एटॉमिक नंबर बोला। ठीक है, किसी भी एलिमेंट में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने क्या बोला? एटॉमिक नंबर। हर एक एलिमेंट में डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो इसी तरीके से उन्होंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स को क्या बोला वहां पर? एटॉमिक नंबर। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। हाइड्रोजन के बाद हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। हीलियम के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इस तरीके से सारे एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया? एक-एक नंबर दिया, जिसको क्या बोला? उसका एटॉमिक नंबर बोला। अब उसी एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, उसी एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर उन्होंने एलिमेंट्स को कुछ ब्लॉक्स में जमाया। अब वो ब्लॉक्स कैसे थे? तो आप देखिए, ब्लॉक्स कुछ इस टाइप के थे। तो यहाँ पर ब्लॉक्स मैंने बना दिए, ये भी यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, ये कम ही ब्लॉक्स में बनाए, लेकिन यहाँ पर ज्यादा ब्लॉक्स होते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी क्या होते हैं? पार्टीशंस होते हैं। ऐसा में अब ये यहाँ पर ये डॉट, ठीक है, ये क्या करता है? लाइंस को सेपरेट करता है। और लास्ट में यहाँ पर भी 2 ब्लॉक्स हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इनको भी कुछ इस तरीके से पार्टीशंस दिए गए। अब देखो, जो मॉसले की पीरियोडिक टेबल थी, उस पीरियोडिक टेबल को उन्होंने क्या किया था? वहां पर उस पीरियोडिक टेबल को उन्होंने वहां पर अरेंज किया था कुछ इस बेसिस में कि हमें अलग-अलग ब्लॉक्स मिल जाए। देखो, इंस्पायर्ड हम मेंडलिव से उन्हें इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो कांसेप्ट है ये बिल्कुल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला कांसेप्ट है। वर्टिकल रो और हॉरिजॉन्टल कॉलम्स यहां पर बना रखे हैं, तो इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि मेंडलिव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसी से इंस्पायर होकर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई, और इसी की फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसको बोला जाता है? मेंडलिव को बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की, तो यहाँ पर 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, इस तरीके से यहाँ पर और कॉलम्स आते हैं। अभी मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ 7, 8, 9, 10। ठीक है, नहीं सॉरी, गलत कर दिया हमने यहाँ पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर क्या होंगे? एलिमेंट्स बनाए गए। उन्होंने यहाँ पर इन्हीं एलिमेंट्स को कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड किया था। ब्लॉक्स में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर इस वाले ब्लॉक को बोला गया था एस ब्लॉक। ये वाला जो ब्लॉक इसे क्या बोला गया था? एस ब्लॉक। ये जो ब्लॉक है इसे बोला गया है यहाँ पर पी ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पर ये जो सेंटर वाला ब्लॉक है इसे बोला गया है यहाँ पर डी ब्लॉक, और लास्ट में ये जो ये वाला ब्लॉक है, ये पूरा ब्लॉक इसे बोला गया यहाँ पर एफ ब्लॉक। आज इस तरीके से 4 ब्लॉक्स में यहाँ पर डिवाइड किए गए। अब ये 4 ब्लॉक्स अपनी ही अलग प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। मतलब
अगर हम यहाँ पर देखते हैं इन चारों ब्लॉक्स के बारे में, तो एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी। डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स होने वाले हैं उन सब की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, एक दूसरे से सिमिलर होंगी, क्या चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें हम या फिर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, दोनों ही टाइप की प्रॉपर्टीज उनकी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। पी ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं तो पी ब्लॉक में भी जितने एलिमेंट्स हैं उन सब की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वहां पर सिमिलर होंगी। मैं सेम प्रॉपर्टीज नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी, मतलब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो काफी हद तक क्या होगा, सिमिलर होगा। एस ब्लॉक में जितने भी हैं उन सब का जो एस ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होगा, डी ब्लॉक में जितने डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होगा, पी ब्लॉक में जितने उनका पी, मतलब यहाँ पर जो उनकी प्रॉपर्टीज के बिहाफ में हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वह एस ब्लॉक का यहाँ पर सिमिलर होने वाला है, जितने भी एलिमेंट्स उसमें होते हैं। डी ब्लॉक में जितने एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पर सिमिलर होगा, और पी ब्लॉक में जितने एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होगा। एफ ब्लॉक में जितने भी हैं उनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पर क्या होने वाला है, सिमिलर। इसीलिए उनको इसी बेसिस पर उनको अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। इसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो अलग अलग ब्लॉक में एलिमेंट्स की अलग अलग है, ठीक है। अगर हम एस ब्लॉक में बात करते हैं तो एस ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ मेटल्स भी हैं, ठीक है। अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी तो वहां पर अलग अलग कलर के कॉलम्स बनाए गए हैं जिनको क्या बोला गया है, वहां पर मेटल बोला गया है, ठीक है। अलग अलग कलर के कॉलम्स बनाए गए हैं जिनको मेटल, नॉन मेटल इस तरीके से वहां पर इसी तरीके से उनको डिवाइड किया गया। तो सिंपली इसी तरीके से पीरियोडिक टेबल में भी उन एलिमेंट्स को हाईलाइट कर दिया गया है जो कि सेम प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से हाईलाइट करूँ इनको कि जो एलिमेंट्स है, जैसे कि पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद एलिमेंट्स को हाईलाइट करना, जैसे कि 11 मेटल है तो उसको कुछ इस तरीके से, 15 मेटल है तो कुछ उसको भी कुछ इस तरीके से, 17 मेटल है, 10 मेटल है, तो कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन करते हैं इनका, और जितने भी वहाँ पर मेटल है उनको सेम टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, जितने नॉन मेटल है उनको सेम टाइप से वहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो मोस्टली की जो पीरियोडिक टेबल थी जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने 4 ब्लॉक्स में इनको डिफाइन किया था, ठीक है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। मैंने बता ही दिया इन सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कुछ है यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमें पढ़ना भी है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल, देखो जो यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक्स हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पी ब्लॉक की, तो ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। मतलब जो भी लास्ट ऑर्बिटल होगा, सॉरी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा इनका पी ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा, पी ब्लॉक में एंटर करता है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं अंतिम कक्ष विन्यास वाले तत्व अर्थात 13 समूह के। ये समूह हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, समूह के बारे में। सामान्य इन तत्वों में धातु एवं अधातु। पी ब्लॉक का यहाँ पर उसने क्या बोला है, सिंपली कुछ प्रॉपर्टीज बताइए, जैसे कि ये एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। ये तत्व 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव्य तथा गैस के रूप में पाए जाते हैं। तो जिसकी मेन प्रॉपर्टी है उसका फिजिकल स्टेट है। फिजिकल स्टेट यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ये तीनों स्टेट्स में पाए जा सकते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। डी ब्लॉक अगर एलिमेंट्स की हम बात करते हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि ये धातुएं संकुल यौगिक बनाती हैं, ठीक है। अधिकांश धातुएं रंगीन यौगिक बनाती हैं। ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करती है। देखो यहाँ पर कुछ एक प्रॉपर्टीज इनकी दे रखी है। डी ब्लॉक के सभी तत्व उच्च गलनांक क्वथनांक की धातुएं होती हैं। मतलब डी ब्लॉक में बेसिकली अगर देखा जाए तो सारे ही क्या है वहाँ पर मेटल्स है, ठीक है। अगर डी ब्लॉक में देखा जाए तो मेजर पार्ट वहाँ पर क्या है, मेटल है। अगर मेटल की हम बात करते हैं तो मेटल के जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो उनका गलनांक क्वथनांक की वो बात कर रहा है, तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये इस तरीके की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स वहाँ पर पजेस करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो ये भी कुछ हद तक ये भी क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी इसमें पाए जाते हैं।
अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करते हैं तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जितने भी होते हैं वो न्यूक्लियर रिएक्शंस को भी प्रदर्शित करते हैं। इनके जलीय आयन रंगीन होते हैं, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, ये गहरी धातुएं होती हैं। हाँ ठीक है, हैवी मेटल्स होते हैं ये एक तरीके से। और यहाँ पर भी अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो इनका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है, एफ ब्लॉक ऑर्बिटल में एंटर करता है। तो इसी तरीके से ये 4 ब्लॉक्स है। अगर हम मेटल्स का एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं तो ये तो देखो जितने भी अभी तक हमने पढ़े हैं वो सारे किसको शो कर रहे हैं, वो सारे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स को या फिर एलिमेंट्स को पहचानते हम कैसे हैं उससे शो कर रहे हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इसका लास्ट एलिमेंट जो होगा एस ब्लॉक ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल में एंटर करेगा। डी ब्लॉक एलिमेंट होगा तो वो डी ऑर्बिटल में एंटर करेगा उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन। पी ब्लॉक होगा तो पी ऑर्बिटल में एंटर करेगा उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन। एफ ब्लॉक होगा तो वहां पर एफ ब्लॉक में एंटर करेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से ये तो क्या हो गया, एक पीरियोडिसिटी हो गई। लेकिन अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो एलिमेंट्स को 3 तरीके से क्लासिफाई किया जाए जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको मैं बहुत ज्यादा नहीं खींचूंगा, सिर्फ मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूं। जैसे कि सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है वो है मेटल, सेकंड जो है वो है नॉन मेटल, थर्ड जो है उसे हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड। ठीक है, पहले मेटल की बात करते हैं तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि मेटल की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, लाइक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाई डेंसिटी, पोजेस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। इस तरीके से अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। विद्युत के चालक होते हैं, ये विद्युत के और ऊष्मा के चालक होते हैं। नॉन मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। इनकी डेंसिटी अगर हम बात करते हैं घनत्व की तो वो भी क्या होता है, कम होता है, डेंसिटी इसकी लो होती है। इस तरीके से बैड कंडक्टर कुछ चालक होते हैं, ये विद्युत के भी और ऊष्मा के भी। मेटलॉइड्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। इसी तरीके से मेटल और एलिमेंट्स को 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है, पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा मेटलॉइड, धातु, अधातु और मेटलॉइड। ठीक है, इस तरीके से ये 3 क्या है, क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स की। लेकिन अरेंजमेंट एलिमेंट का क्या है ये बात। ठीक है, अरेंजमेंट अगर कोई आपसे बोलेगा कि अरेंजमेंट क्या है एलिमेंट्स का, तो केमिस्ट्री के एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो एलिमेंट्स को 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ऐसा समझते हैं, ये 3 पार्ट हमने जो यहाँ पर पढ़े हैं, तीनों पार्ट्स के अपने अपने रोल हैं। इन रोल्स के बारे में जैसे कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, अब ये प्रॉपर्टीज मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए अब यहाँ पर रिपीट में नहीं करने वाला हूँ। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, वैलेंसीज क्या होती हैं। ठीक है, ये सब चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए ये सब चीजें अब मैं नहीं बता रहा हूँ। ये लेक्चर हमारा यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है हमारा 6th चैप्टर है। फिर थर्मोडायनेमिक्स यूनिट में एक बार देख लूँगा अच्छे से उसको, और फिर हम स्टार्ट करेंगे कोई नया चैप्टर। अगर इस चैप्टर में कोई भी और डाउट है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कोई टॉपिक हमारा छूट गया है तो वो आप मुझे ग्रुप पर मैसेज कर देना, तो हम उसको अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। थैंक यू।